नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और बात आज एक ऐसे नेता को लेकर जो बीते 6 महीने से खामोश है और खामोशी भी ऐसी वैसी नहीं। दरअसल 6 महीने पहले अगर लौट जाइएगा तो आपको याद आएगा बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे। नितिन गडकरी। बीजेपी में उस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान देश में किसकी थी? लाल कृष्ण आडवाणी की। बीजेपी के पीछे परिवार किस रूप में खड़ा था? जाहिर है संघ परिवार। और 6 महीने बाद आज की तारीख में नितिन गडकरी नहीं है, राजनाथ सिंह है, आडवाणी नहीं है, नरेंद्र मोदी है और संघ परिवार यकीनन राजनीतिक तौर पर पहल करने की स्थिति में आ चुका है। मतलब क्या निकाला जाए इसका? तो नितिन गडकरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, 6 महीने के भीतर हमारे ख्याल से 1950 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, ना जनसंघ में हुआ ना बीजेपी में हुआ। इस 6 महीने में ऐसी तेजी से हवा चली और बयार बही, सब कुछ बदल गया है। देखिए, कुछ बदला नहीं है। ये समझने वाले की अलग अलग प्रकार की बातें हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के लिए काम करते हैं। कभी अध्यक्ष का रोल होता है, कभी जो भी काम मिलता है उस रोल में काम करते हैं, यही भूमिका रहती है। ये पार्टी कोई किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इस पार्टी में कोई नेता है उसका लड़का अध्यक्ष बनेगा, ऐसा भी नहीं होता। इस पार्टी में सभी लोग मिलकर लोकतांत्रिक मार्ग से पार्टी चलाते हैं। हम एक टीम है और टीम में हम सब लोग काम करते हैं। कभी कुछ सीरीज़ के लिए एक कप्तान रहता है, तो उस सीरीज़ खत्म होने के बाद दूसरे सीरीज़ के लिए दूसरा कप्तान होता है। इसका मतलब किसी का रोल समाप्त नहीं होता, काम सब करते रहते हैं, हम करेंगे। आपने एक लाइन कही, भूमिका सबकी बंधी रहती है, चीजें आती हैं बदल जाती है। वाजपेयी युग खत्म हो गया? कोई युग खत्म नहीं होता। आडवाणी युग खत्म हो गया? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये तो यावत चंद्र दिवाकर नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। मैं भी कोई जन्म भर बीजेपी का नेता नहीं हो सकता। अब मेरी भी उम्र, मुझे भी लगता है कि अब युवा लोग आने चाहिए। देखो, पॉलिटिकल पार्टी है चलती हुई ट्रेन जैसी होती है। हर स्टेशन पर लोग उतरते हैं और नए लोग चढ़ते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अटल जी, आडवाणी जी ने हमको जो विचार दिए, जो सिद्धांत दिए, उसके पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पार्टी चली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो विरासत दीनदयाल उपाध्याय जी को दी, दीनदयाल जी ने वो विरासत अटल जी आडवाणी जी को दी। और वो विरासत जो है आज हमारे 5-7 लोग मिलकर हम काम कर रहे हैं, हमको मिली है, हम काम कर रहे हैं। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बात शुरू की और आडवाणी आखिरी नाम था। अब भी है, राजनाथ सिंह है, अरुण जी है, सुषमा जी है, नरेंद्र मोदी है, सब अच्छे कद्दावर नेता है, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक समय इंदिरा जी थी, फिर राजीव जी आए, फिर सोनिया जी आई, अब राहुल जी की बात हो रही है। देखिए, ये तो जनरेशन बदलते रहेंगे। और मैं आपको एक मजाक में बात पूछता हूँ, आपके चैनल में भी इंटरव्यू लेने वाले भी बदलते हैं, चीफ एडिटर भी बदलते हैं, अब मालक भी बदलने लगे। तो इट इज ए नेचुरल चेंज, समय के साथ उसको स्वीकारना। तो हम ये मान लें कि एक चैनल की तरह बीजेपी है? नहीं, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विथ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये एक सतत चलने वाली प्रोसेस है और ये लोकतांत्रिक मार्ग से। जानना चाहता है कैसे मौके पर देश खड़ा है, जो सारी बात आप कह गए। 1996 का चुनाव हमने देखा, 1998 का देखा, 1999 का देखा, 2004 का देखा, 2009 का देखा। आप हमें बता दीजिए, बीजेपी में कभी ऐसा मौका आया कि प्रचार कमेटी की कमान जिस शख्स के हाथ में है उसके अधीन पूरी पार्टी है? आप एक नाम बताइए हमें, एक वक्त बताइए। देखिए, आपको आज की तारीख में मोदी के हाथ में सब कुछ है। आप ये कहकर नरेंद्र मोदी पर अन्याय कर रहे हो। मैं वचन पूर्वक आपको बता रहा हूं, और देखो, कम से कम मेरे बात पर विश्वास रखो। मैं दमंग आदमी हूं, जो बोलता हूं, जो सच है वही कहता हूं। अगर एक आध बार नहीं कहना तो चुप रहूंगा, पर मैं सच। आप नरेंद्र भाई पर अन्याय कर रहे हो। नरेंद्र भाई इस टीम के एक पार्ट है और वो हम सब लोग मिलकर सामूहिक चर्चा करके विचार विमर्श करके निर्णय करते हैं। एज पर पार्टी चलाने में वो भी एक टीम के खिलाड़ी हैं और उन्होंने कोई डोमिनेशन नहीं किया, कोई आग्रह नहीं रखा, कोई कंडीशन नहीं रखी। और उनके बारे में इस प्रकार की बातें फैलाना, ये उनके ऊपर सारासर अन्याय है। और कभी नरेंद्र भाई ने अपने आग्रह से ये कमेटी बनाई, इसको बनाओ, इसको मत बनाओ, ऐसा कहना उनके ऊपर अन्यायकारक होगा। ये बिल्कुल नहीं है। हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी बदल गई है, संघ परिवार बदल गया है? देखो, नरेंद्र मोदी एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक है और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। उनका कोई परिवार नहीं, उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है।
और जैसे हम कार्यकर्ता वैसे वो भी कार्यकर्ता है। ये पार्टी कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही नहीं, ये पार्टी कभी अडवाणी जी की रही नहीं, ये पार्टी कभी नितिन गडकरी की रही नहीं, ये पार्टी कभी दीनदयाल उपाध्याय की रही नहीं, ये पार्टी कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रही नहीं, ये पार्टी राजनाथ सिंह की कभी रही नहीं। ये पार्टी हम सब की है, हम सब इसके टीम के खिलाड़ी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। और अटल जी और अडवाणी जी ने सामूहिक रूप से विचार करके निर्णय करके देश हित में और समाज हित में कार्य करना, यही प्रेरणा और यही सीख हमको दी। ये पार्टी आरएसएस की है? बिल्कुल नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है। देखो आप मैं आपको एक बहुत प्रार्थना करना चाहूँगा, हिंदुस्तान की मीडिया को रिसर्च करने की जरूरत है। मैं स्वयंसेवक हूँ, मेरा स्वभाव से मुझे कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकता और कभी संघ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया। मैं संघ का निर्विवाद स्वयंसेवक हूँ, संघ विचार ये मेरी जीवन निष्ठा है। संघ के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, पर संघ कभी डिक्टेट करता नहीं, और जब संघ कोई आदेश देता है तो हम सब उसका पालन करते, चाहे हमें मान्य हो या न हो, पर संघ हमको कोई आदेश नहीं देता। और आपको ये बात बताता हूँ कि भागवत जी के सामने, भैया जी जोशी के सामने, सोनी जी के सामने, हमारे सभी संघ के नेताओं के सामने अपना विचार हम खुले रूप से रखते। कभी भी उनका जो मत रहता उसके भी विपरीत अलग विचार भी रखते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से हमको सुनते हैं। संघ ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपके जहन में नहीं, आपके लिए पार्टी का संविधान बदला गया था, आपको पता है ना? जो पीड़ा मेरे मन में नहीं वो आपके मन में क्यों होती है? संविधान क्यों बदला गया था? देखिए, मैं आपको पूछता हूँ और आप ललकार से आपको पूछ रहा हूँ, मैं भी कोई चिंता संकोच करने वाला नहीं हूँ। मैं अध्यक्ष बनने के लिए पहले टर्म के लिए और दूसरी टर्म के लिए किसी नेता के पास नहीं गया कि मुझे बनाओ, न किसी संघ के प्रचारक के पास गया हूँ। देखो, मैंने अपने जीवन को भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपना घर परिवार संभाल कर देने का तय किया है। और उचित समय पर जब ऐसा लगा कि मेरे कारण पार्टी अड़चन में आती है, ऐसा अगर मुझे लोग चर्चा करने लगे, तो मैंने कहा मेरे से पार्टी बड़ी है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आज और 6 महीने के बाद सिद्ध भी हुआ है। तब मैंने कहा कि मेरे कारण अगर अड़चन आएगी तो मैं दूर हटने के लिए। षड्यंत्र किसने किया फिर? देखो, जिसने भी किया होगा उसकी मुझे चिंता नहीं, उसका जिक्र मैं मीडिया में करना नहीं चाहता। पर एक बात की सच्चाई है कि पिछले 6 महीने में न मेरे ऊपर कोई नोटिस है, न मेरे ऊपर कोई कार्रवाई, न मेरी कोई इंक्वायरी है। तो फिर आपने क्यों बार बार कहा था कि हम आईटी अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं सत्ता में आ गए? तो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। नागपुर में उतरते ही देखिए, आप जैसे ही उतरे दिल्ली से रवाना हुए, आपने वहां पे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की समस्या मीडिया है। आप क्यों नहीं मेरा स्टेटमेंट, अभी मेरे इंटरव्यू के बाद मैंने स्टेटमेंट कह दिया, निकाल लो। मैंने ये कहा था कि सरकार के दबाव में और पॉलिटिकल मास्टर के कहने पर निरपराध लोगों को तकलीफ देने के लिए जानबूझकर अगर पॉलिटिकल षड्यंत्र, जैसे मैं फॉर्म भरने के दिन वो कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, सरकार कोई सिद्ध नहीं कर पाई, उस कंपनियों का रेड है कि सर्च है कि सर्वे, किसी को मालूम नहीं, मीडिया को बताकर बराबर जाकर एक फोटो निकालकर दिन भर चलाना, जिसका आगे कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल मास्टर के कहने पर आप जो निरपराध लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। अगर गलत है तो कार्रवाई करो, पर राजनीतिक नेताओं के कहने पर इस प्रकार का काम करोगे तो जब सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी आएंगे, तो आपको उनको फेस करना होगा। ये कहने में मैंने धमकी नहीं दी है। और एक बात मैं मानता हूं, जैसे मैंने ब्यूरोक्रेसी का और एग्जीक्यूटिव विंग का सम्मान करना चाहिए, वैसे वो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर रहनी चाहिए। ये सीबीआई जैसा बाजार नहीं होना चाहिए। कभी लालू प्रसाद की फाइल निकालो, कभी मुलायम सिंह की फाइल दिखाओ, कभी मायावती की फाइल निकालो, कभी शिबू सोरेन की फाइल निकालो। और यूपीए की ताकत है क्या? यूपीए की ताकत ये अलायंस पार्टनर नहीं है, ये कांग्रेस की ताकत है, सीबीआई का डायरेक्टर। और सीबीआई का उपयोग करके हमारे कटारिया जी के ऊपर, राठौड़ के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर विंडेक्टिव एटीट्यूड से जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जो राजनीति चल रही है, ये अटल जी, अडवाणी जी ने कभी की नहीं और हमने कभी चलाई नहीं है। आपने बड़े आरोप लगाए, अभी एक के बाद एक फेरिस्त गिना दी। हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूं। क्या वाकई बीजेपी की तैयारी ऐसी हो चली है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, या महज एक ख्वाब है? क्या वाकई कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन का प्रयोग कर सत्ता में खुद को बनाए हुए, टिकाए हुए है? ये सारे आरोप नितिन गडकरी जी के हैं। नितिन गडकरी जी, मोदी को घेरा जा रहा है क्या? निश्चित रूप से। कौन घेर रहा है? कांग्रेस घेर रही है। कैसे घेर रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, इशरत जहां के केस में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां के सीआईडी का रिपोर्ट, उसके बारे में सोहराबुद्दीन के बारे में क्या था, इशरत के बारे में क्या था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, उनका रिपोर्ट क्या था। हेडली ने अमेरिका में बयान दिया, वो क्या था। आईबी केंद्र सरकार कांग्रेस की, उनका रिपोर्ट क्या था। अब इतना सब होने के बाद में भी आप एक पॉलिटिकल मोटिव से कभी अमित शाह को, कभी नरेंद्र मोदी को, राठौड़ को, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। हमारे कटारिया, मैं गुलाब चंद कटारिया पर, राजस्थान में जो विपक्ष नेता है, कल मैं उदयपुर में था, मुझे बताइए उनके ऊपर एफआईआर में कोई एविडेंस नहीं।
बंजारा उनके गांव में आया था और उनको मिला, तो उस दिन वो मिले ना, वो उदयपुर में थे नहीं, वो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में थे। एक भी बात सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई और उनको आरोपी बनाया। आपको फिक्र किस बात की है कि नरेंद्र मोदी को घेरा जाता है, अमित शाह को घेरा जाता है, या फिक्र इस बात की है कि नहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ और रिपोर्ट है, सीबीआई की कुछ और रिपोर्ट है? देखिए, एक बात है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन से हो रहा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने तो अनेक गलतियां की है, पर जुडिशरी का, सीबीआई का, इंटेलिजेंस का ये जो डिटोरिएशन कर रहे हैं, इसमें जो पॉलिटिकल